ऑल राइट। एक मैं हूँ जिसे सब याद रहता है और एक तुम हो जो सब भुलाए बैठे हो। ऑल राइट, हम पहले ऑलरेडी साइंस का मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 1 हो चुकी है, क्लास 2 हो चुकी है एंड नाउ वी हैव क्लास 3। ठीक, इनके अलावा हमने जो है साइंस सॉरी सिलेबस भी हमने डिस्कस किया है इस पेपर का एंड पैटर्न भी डिस्कस किया है। मतलब इस वाले पेपर की हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस हैं, एक सिलेबस, दूसरा पैटर्न एंड पहले ये दो पार्ट एंड नाउ ये वाला पार्ट। हाँ ओके, चलिए हमारा है सेक्शन सी, जिसके अंदर हम जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम पूरे को ख़त्म कर देंगे। इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन मेक ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ थ्रेटन्ड कमेंट। चलिए एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी प्यारी सी अर्थ। ठीक है, इस तरह से अर्थ रहती है राइट, एंड अर्थ के ऊपर जो आप देखेंगे इस तरह से एयर है, हवा है, ये वाली एयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर 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 हम कहते हैं इसको। एंड व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली कि जहाँ पे सन है, ठीक है, सन है, सन का क्या मतलब होता है, सूरज है, ऐसे 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 सूरज है एंड सूरज की रेज आ रही है। ठीक है, बट होता क्या है जब ये सूरज की रेज आती है हमारे यहाँ इधर, ठीक है ना, जहाँ पे ज़मीन पे आती है, ज़मीन से टकराती है एंड ज़मीन से वापस जब जाती है, जब वापस जाती है जहाँ पे कुछ हमारे पास इस तरह से मॉलिक्यूल है, किसके, कुछ गैसेस है ऐसी, जिस तरह से हमारे पास गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ठीक है, मीथेन, ठीक, ये वाली हमारे पास कुछ ऐसी गैसेस हैं कि जब ये वाली सूरज की किरण नीचे पड़ती है एंड वहां से लौटती है तो इसको पकड़ लेती है, यहां पे इसको रख लेती है अपने पास। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारी अर्थ इस तरह से घूमी एंड ये वाला साइड आ गया इस साइड, एंड ये वाला साइड जो है सूरज अब दूसरे साइड लग रहा है, इस साइड रात हो गई है। रात के टाइम पे क्या होता है कि यही वाली जो हमारे पास ये वाली गैसेस होती है, ये जो इन्होंने पकड़ के रखी होती है रेस, धीरे धीरे वो इधर उधर आती रहती है एंड टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन रहता है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया सस्टेन कर रही है। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो पता है क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दिन को जब सूरज निकलेगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि सब कुछ जल वल जाएगा। ठीक है ना, एंड जब रात होगी ठंड इतनी ज्यादा होगी कि पूरा कोरा कोरा ही कोरा होगा चारों तरफ एंड सब के सब लोग जम जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये वाली जो गैसेस है इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, किसके लिए, इस अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ऐसा ही कंसेप्ट हम अपने जो है किसके अंदर लगाते हैं, गार्डन्स के अंदर लगाते हैं। हम क्या करते हैं, इस तरह से एक लगाते हैं, ऊपर से इस तरह से कुछ लगाते हैं, नीचे से जहाँ पे हम लगाएंगे अपनी कोई सब्जी वब्जी एंड ऊपर से पॉलीथीन लगाते हैं, हम उसको कहते हैं ये है हमारा ग्रीन हाउस। अब पॉलीथीन क्या करता है, ऊपर से जब रेज अंदर एंटर होती हैं तो जो गर्म रेज होती है वापस के टाइम पे जो पॉलीथीन है वो पकड़ लेती है, इस तरह से सब्जी को अंदर गर्मी महसूस होती है। इन ए सिमिलर वे हमारा जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है इसके अंदर ये वाली जो गैसेस है ये उस पॉलीथीन का काम करती है। ये अंदर गैस जो हमारी इंफ्रारेड रेज, ठीक है ना, जो गर्म रेज होती है, सूरज से निकलने वाली गर्म किरणें, उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है इंफ्रारेड रेज, उनको पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है एंड इस तरह से टेम्परेचर जो है पूरे अर्थ का ऑप्टिमम मेंटेन करके रखते हैं। ये इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए अब कहता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर इंक्रीज हो जाए, अब सोचिए ये वाली जो हमारी जहां पे गैसेस है इनका एक पॉइंट तक होना ही ठीक है, लेकिन अगर पूरे एटमॉस्फेयर में ये ही बढ़ जाए हैं, सब जगह पे यही हो, तो ऐसा होगा कि ये ज्यादा टेम्परेचर कर देंगी। अब ज्यादा टेम्परेचर अगर अंदर कर देंगी अर्थ के अंदर, ठीक है, जितनी ज्यादा होंगी तो इतनी ज्यादा संभावना बढ़ेगी टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज होने में। अब अगर अर्थ का ओवरऑल ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो होगा क्या कि हमारे जो पहाड़ होते हैं उन पे जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि अर्थ पे गर्मी हो, मगर इतनी भी ना हो कि जिसकी वजह से पहाड़ों पे जो ग्लेशियर हैं वो एकदम पिघलने शुरू कर जाएं। हम चाहते हैं कि अर्थ पे गर्मी हो बट
इतनी ही हो जिसमें हम सर्वाइव कर पाए, हमारी फसलें वगैरह लग जाएं, लोग जिएं, इंसान जिएं, हैवान जिएं, बट इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अगर ग्लेशियर पिघल गए तो इसकी वजह से फ्लड आएंगे, पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब पहाड़ से पानी नहीं आएगा तो गाँव के अंदर क्या पिएंगे लोग, ठीक है ना, सिटीज़ में, प्लेन्स में पीने के लिए कुछ होगा नहीं। इस तरह से जो है ड्रॉट पड़ जाएंगे, खुश्कसाली हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। तो टेम्परेचर ये वाला जो है, जो ये वाली गैसेस काम कर रही है, टेम्परेचर अर्थ पे बनाए रखती हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक बनाए रखना ही अच्छी बात है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, जिस तरह हमारा आज एवरेज वर्ल्ड का टेम्परेचर हम मानते हैं कि ये 14 डिग्री सेल्सियस है, अगर हमारा टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो इसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, एंड उससे जो है ओवरऑल नुकसान होता है कि इसको, पूरी ह्यूमैनिटी को। ठीक, अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हमारी गैसेस कितनी है, 4 गैसेस होती है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, ये वाला है नाइट्रस ऑक्साइड से। तो इसके अंदर ये चीज़ होती है कि सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है कौन सी है, इनमें से वैसे तो हमारी जो गैस सबसे ज़्यादा है वो है नाइट्रोजन 78%, मगर इन चारों में से जो ग्रीन हाउस, जो गर्मी करती है, ठीक है ना, इस सूरज की रेज को पकड़ के रखती है एटमॉस्फेयर के अंदर, उनमें ज़्यादा कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यही वाली ही बढ़ जाए, तो आप मान सकते हैं कि पूरा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से मैंने बताया कि फ्लड आएंगे, ग्लेशियर खत्म होंगे, सी लेवल राइज होगी, ठीक है ना, इन्फेस्टेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, और हमारे जो अपर एरियाज़ है, हायर लैटिट्यूड्स है, उनमें जो है टेम्परेचर उधर ट्रॉपिक शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। दो ये हायर कंसेप्ट हैं, जस्ट आपको इतना समझना है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, इसका मतलब है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरे को जो है बढ़ाएगा, एंड इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, तो पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। चलिए, यही चीज़ अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे, और जहाँ पे हमें ये 2 मार्क्स का है, तो हमें इसमें 15-20 वर्ड्स ही लिखने के। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन मेक ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है ना, एज कार्बन डाइऑक्साइड is the major greenhouse gas in our atmosphere, and any increase in its quantity may further increase the global temperature that shall negatively impact क्लाइमेट चेंज। फ्लो में मैंने ज़्यादा लिख दिया, बट जो है जस्ट आपको ये लिखना है जहाँ पे कि अगर टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगी तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, एंड ये डेट्रीमेंटल होगा किसके लिए, हमारी अर्थ के लिए। इन नटशेल ये चीज़ आपको जहाँ पे लिखनी है, 2 लाइनें मैंने ज़्यादा लिख दी, जस्ट आपको कम लिखना है। चलिए, मगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिखनी है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है, ये बढ़ेगी, इसका मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट इन टोटल बढ़ेगा, उसका मतलब है अर्थ का टेम्परेचर इन टोटल बढ़ेगा, तो इस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, ठीक है। बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लड आएंगे, ये होगा वो होगा, वो पता है एग्जामिनर को, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का होता तो इतना लंबा चौड़ा हम लिखते। चलिए, आसमा मेड ए सर्किट, आसमा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है बाय यूजिंग पोटैटो एज शोवन बिलो। एक पोटैटो को लेकर उसने जो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, जैसा कि जहाँ पे शो कर रहा है। कैन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट, एक जो हमारा पोटैटो को हम बीच में रखते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि नहीं होगी, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है। फिर आगे क्या लिख रहा है, इफ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अपीयर्ड ऑन द पोटैटो ग्राउंड द लेफ्ट वायर, देन विच इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यूज्ड इन द सर्किट, ठीक है। चलिए, जहां पे देखते हैं, जहां पे एग्जामिनर ने अपने व्यू से लिखा है, तो ये वाला जो है हमारा
कौन सा है, ये वाला हमारी राइट वायर है, ये वाली हमारी लेफ्ट वायर है। कह रहा है कि जब इसने पोटैटो, ये जो आलू है, आलू को काट के इस तरह से तार एक इस जगह पे फिक्स की है एंड थोड़ी दूरी पे एक इस जगह पे तार फिक्स की है जहाँ पे इसने लगाई है बैटरी एंड यहाँ पे लगाया है गैल्वेनोमीटर, या जिसको हम कहते हैं ये हमारा एक ऐसा बक्स होता है जो हमें दिखाता है कि करंट इस तार के अंदर पास होती है कि नहीं होती। हायर क्लासेस में आप जाओगे आपको पता चलेगा, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें दिखाता है कि इस पूरे में से करंट पास हो रही है कि नहीं हो रही। जब करंट पास होगी, जब करंट इसमें से पास होगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी ये वाला। अब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से ये सुई हिलेगी, सुई हिलेगी, इसका मतलब है करंट इस वायर में से चल रही है, आई जो है इस वायर में से चल रहा है एंड उसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट कर रही है। बट हमारी जहाँ पे तो तार लगी हुई है, तार कंडक्टर है, इसमें से तो लाइट चलेगी। हम आलू का चेक कर रहे हैं कि आलू में से जो है करंट पास होगी कि नहीं होगी। एक्चुअल में ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने कहाँ किया है, क्लास के अंदर। तो हमारा एक्चुअल में आलू जो है कंडक्टर है कि नहीं है, यस, आलू जो है इसमें से जो है करंट पास हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे यस। अच्छा, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ एंड यहाँ पे लिखेंगे हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 8 का हम क्या लिखेंगे कि यस, इससे जो है यस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहले मैं लिखता हूं 8th आंसर, यस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाला पहला जो है 1 मार्क्स मुझे ये लिखने पे मिल जाएगा। पहला मैंने क्या लिखा, इसके 2 मार्क्स है। पहली बात मैंने लिख दी कि इसकी वजह, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगी एक बात। चलिए अब आते हैं वापस। ठीक है, दूसरा है इफ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट। अब ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अगर इस जगह पे आपको दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा काला हो गया है, तो अब हमें बता रहा है देन विच इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल कहां पे होगा, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा, राइट वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा कि लेफ्ट वाला। ये वाला हमारा राइट है एंड ये वाला हमारा लेफ्ट है, कौन सा होगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना, ऑफ द बैटरी यूज्ड इन द सर्किट। चलिए अब देखिए, हमने जब क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम आलू को लगाते हैं नीचे, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, प्लस टर्मिनल होता है किसका, बैटरी का। बैटरी का जो प्लस टर्मिनल होता है, तो उस तार में अगर हम लगाएंगे किसको, आलू को लगाएंगे तो उस जगह पे हमें ये वाला दिखता है, इस तरह से काला काला होता है। एक्चुअल में काला काला होता क्यों है, हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल हमारा जो होता है, उससे क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने शुरू होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं, ई छोटे छोटे आने शुरू होते हैं एंड आलू में से निकलते हैं एंड यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है रिएक्शन कर रहे हैं, ये जो वायर है एंड ये आलू के साथ रिएक्शन कर रही है एंड यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे ये वाला स्पॉट जो है डेवलप हो रहा है। अब हमें क्या पूछ रहा है, देन विच इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कौन होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा राइट वाला, राइट वाला होगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो चलिए हम लिखते हैं इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट शैल अपीयर ऑन पॉजिटिव टर्मिनल। ग्रीनिश blue spot shall appear on positive terminal। ठीक है, हमारा अब आंसर क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि तो नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा, देन विच इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यूज्ड इन द सर्किट। द right terminal the terminal हाँ the terminal where
the terminal where blue spot doesn't develop shall be negative terminal. Negative terminal. The terminal on whose side, जिसकी साइड पे, whose side, जिसके साइड पे ब्लू स्पॉट डेवलप नहीं हो रहा वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। जिस पे ब्लू स्पॉट आ रहा है वो वाला साइड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई यू कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क रूम। आप एक अंधेरे रूम के अंदर, जो अंधेरा रूम होता है उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं देख सकते। एक्चुअल में हम कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं, कोई भी चीज़ हमें कैसे दिखती है, एक्चुअल में इस तरह से दिखती है जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, लाइट हमारी आंखों में पड़ती है एंड हमारे आंखों के पीछे रेटिना लगा होता है। रेटिना देखता है कि ये क्या चीज़ क्या है, लेकिन ये तभी मुमकिन हो जाता है जब लाइट रिफ्लेक्ट करके इस चीज़ से हमारी आंखों में इंटर होती है। लेकिन जो हमारा अंधेरा रूम होता है उसके अंदर लाइट नहीं होती, ठीक है। लाइट नहीं होती इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में नहीं आती। अगर आंखों में हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी तो हमें जो है चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो यही चीज़ में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, as we see objects due to reflection of light, and in dark room no reflected lights from objects entered our eyes, hence we can't see objects in dark room, ठीक है। क्योंकि डार्क रूम के अंदर लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के अंदर इंटर नहीं होती, इसलिए हम चीज़ें नहीं देख पाते। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर एक इमेज बनाता है वो कैसी इमेज बनाता है। हमारे जो प्लेन मिरर की इमेज होती है उसके अंदर दो क्वालिटीज़ होती है। एक चीज़ याद रखना, एक जब आप देखेंगे इमेज मिरर के अंदर, जब कंघा आप करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो आपका जो दाएं चीज़ होती है वो आपको बाएं नज़र आती है, ठीक है ना। जो फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से ई होगा, अगर आप इसको मिरर के अंदर देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। आपका दायां हाथ जो होता है वो आपको वहाँ पे बायां दिखता है और आपका बायां हाथ उसके अंदर आपको दायां दिखता है। इस चीज़ को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन, ठीक है। और दूसरी चीज होती है इमेज रियल बनती है कि वर्चुअल बनती है। इमेज आपकी वर्चुअल बनती है। तो यही दो चीजें आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर रहेगा। द वर्चुअल एंड लेटरली होता है साइडवेज, ठीक है। दायां साइड बाईं दिखता है, बायां साइड लेटरली इन्वर्टेड इमेज आर फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। वर्चुअल का क्या मतलब है। वर्चुअल का मतलब होता है जहाँ पे रेज एक्चुअल में नहीं मिलती, ठीक है ना। एज्यूम करते ये हमारा लेंस है, जहाँ पे अगर कोई चीज़ बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये वाला क्या है सच में बन रही है जहाँ पे इमेज,
ये वाली जो रेज आ रही है ये आपस में कहीं पे मिल रही है, इनको हम कहते हैं रियल इमेज, ठीक है ना। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं। वर्चुअल इमेज आपकी होती है जब आपकी जो ये वाली रेज है ये एक्चुअल में ना मिलती हो, जैसा आप कनकेव मिरर के अंदर देखेंगे। इस तरह ये है, ये इधर चली जाती है, ये इधर नीचे चली जाती है, ठीक है ना। दो हमें इस साइड में कुछ दिखता है बट वो पीछे कहीं जाकर बनती है इमेज इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे जो है लिटरल जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसके अंदर भी ऐसा होता है। एक तो इमेज वर्चुअल होती है, इसमें रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही होती, ठीक है, रिफ्लेक्टर रेज एक्चुअल में नहीं मिलती। और दूसरा क्या होता है, लिटरली इन्वर्टेड होती हैं इमेजेस। दाएं चीज़ें बाएं दिखती हैं और बाएं वाली चीज़ें दाएं, लेफ्ट वाली साइड चीज़ें राइट में दिखती हैं और राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में दिखती हैं। वाई इज सेविंग मशीन ऑफन ऑयल्ड। जो हमारी सेविंग मशीन है उसको हम क्यों ऑयल करते हैं, ठीक है ना। तो क्यों ऑयल करते हैं उसको ऑयल करते हैं ताकि ये फ्रिक्शन जो है कम करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सेविंग मशीन is often oiled just to reduce friction। फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि कम से कम फ्रिक्शन हो। ग्रीजिंग जब हम पार्ट्स को करते हैं तो उसकी वजह से कम फ्रिक्शन होती है, इसलिए हम जो है सेविंग मशीन को ऑयल करते हैं। चलिए हो गया आपका। आते हैं आपका लास्ट जो पार्ट, आपका सेक्शन डी बचता है। सेक्शन डी में आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सेल्स आर प्रेजेंट इन रेटिना सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट आर कॉल्ड। जो सेल्स होते हैं रेटिना पे, रेटिना जो होता है, हमने आई की इमेज देखी थी एंड वहाँ पे हमने देखा कि रेटिना के अंदर हमारे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं कून्स और दूसरे होते हैं हमारे रॉड्स, ठीक है ना। जब हमारी ब्राइट लाइट पड़ती है ना आंखों में, तो उनको डिटेक्ट कौन करते हैं, उनको कौन रीड करता है, कून सेल्स। अब जब डिम लाइट होती है तब कौन से हमारे जो सेल काम करते हैं रेटिना वाले, वो होते हैं रॉड्स, ठीक है ना। डिम लाइट के अंदर जे वाले काम करते हैं एंड ब्राइट लाइट के अंदर कून्स काम करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, कून्स, ठीक। तो सेल्स प्रेजेंट इन, अब हम लिखेंगे किस तरह से आंसर, तो हम इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 का पार्ट क्या है, 1 का आंसर क्या है, कून, CONES कून। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कंबस्टन अराउंड अस इज, ठीक है ना। तो जो हमारी कंबस्टन होती है, चीज़ें जो जलती है, उनको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है। तो आपने देखा होगा जब चीज़ें जलती हैं सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट करती है एयर, ठीक है। तो सेकंड का आप क्या लिखेंगे, सेकंड का आप लिखेंगे एयर, सेकंड को आप लिखेंगे एयर। एयर जो होती है सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है किसको, कंबस्टन को। एयर के अंदर अगर आप मोस्ट स्पेसिफिक जाएं तो ऑक्सीजन, आप ब्रैकेट करके ऑक्सीजन लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से आग जलती है, ठीक है। चलिए अब कौन सा है, 3 आप इस तरह लिखेंगे, लाइन छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे आंसर, आ गया 3 में। कौन सा है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज़ है, जिस तरह हमारे पास आयरन है, लोहा है, लोहा है, लोहे की कोई चीज़ होती है उस पर जल्दी जंग चढ़ जाता है, जंग लगता है उस पर जल्दी। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनको जल्दी जंग नहीं लगता, जिस तरह हमारे पास क्या होता है, जिंक को जल्दी जंग नहीं लगता, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना, इसको जल्दी जंग नहीं लगता, बल्कि आयरन को जल्दी जंग लगता है। अब हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम या जिंक की जो कोटिंग है, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे हम, इसके ऊपर जिस तरह पेंट करते हैं ना, इस तरह थोड़ा थोड़ा इसके जिंक का हम पेंट कर देंगे या एल्युमिनियम का इस तरह से पेंट कर देंगे। मगर ये करते किससे, ये करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। एक अलग प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक बनाया जाता है बाल्टी, एंड बाल्टी के अंदर जो है आपका जो भी हो, ये ब्लेड हो या कोई शीट हो, हम इसको डालते हैं जिंक में एंड देन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है हम उस पर चढ़ाते हैं, थोड़ी कोटिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऊपर जिस तरह पेंट अंदर चीज़ों को बचा के रखता है, इस तरह से आपका ये वाला जो है मटेरियल जो है आपका जिंक या एल्युमिनियम जो है ये भी बचा के रखता है। मगर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस तरह जनरली हम क्या करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
ठीक है ना। प्लेटिनम जो होता है हमारा, हम उसको जिस तरह ब्लेड जो होते हैं हमारे, उन पे शेविंग ब्लेड्स उन पे चढ़ा के रखते हैं, आप उन पे रीड करिए, उन पे लिखा होता है। चलिए, फिर उसके बाद है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज आपके जो है जहाँ पे दिए हुए हैं, क्या है एमसीक्यू आपका, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज क्या है, इट एनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड, ये हमें जो है ज़मीन पे चलने देती है नहीं, ये हमें थोड़ा ज़मीन से जो है रोकती है कि आप ना चलें, आप रुके रहें। इट काजेस मैच स्टिक टू लेट अप, हाँ जो फ्रिक्शन है, जब हम माचिस पे इसको लगाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, माच जलती है। ठीक है, चलिए। इट काजेस वेयर एंड टेयर इन मशीन्स, इसकी वजह से मशीन के अंदर जो है तोड़ फोड़ और टूटती फूटती है, तो ये वाली हमारा ठीक है, इसकी वजह से मशीन जो है वो टूटती फूटती है, क्योंकि ये चाहता है कि मशीनें ना चलें। इट अलाउज द व्हीकल्स टू मूव ऑन रोड्स, ये जो है व्हीकल्स को चलने देता है ज़मीन पे, हाँ ऐसा भी होता है, ये वाले बाकी ठीक है। तो डिसएडवांटेज हमें देखना था, डिसएडवांटेज इसकी वजह से मशीनों के अंदर टूट फूट होती है। चलिए, तो सी है हमारा, फोर्थ है, इन फोर्थ का आंसर है हमारा सी। पार्ट सी का क्या है, वियर एंड टेयर इन मशीन्स, राइट, इस तरह से। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं हम, एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, मेल एंड फीमेल गैमीट जब मिलते हैं हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आई एम श्योर अब आपको लिखना आ गया है, तो आप इसको लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक, देन आपका नेक्स्ट है, द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो हमें लगती है एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे स्लाइड करने के लिए, मैंने कहा था सबसे ज़्यादा जो फोर्स होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। ठीक है ना, तो इसको कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब चीज़ जो है अभी रुकी हुई है, हम इसको धक्का दे रहे हैं बट ये मूव नहीं कर रही, जब बिल्कुल मूव करने वाली, चलने वाली होगी ऑलमोस्ट, उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होती है हम उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब जो आगे चलना शुरू कर देती है तो हम इसको कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब होता है, अगर चीज़ गोल होगी, ये धीरे धीरे इस तरह रोल करनी शुरू करेगी, उस वक्त जो इसके अंदर फ्रिक्शन आएगी हम उसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए, नेक्स्ट हमारा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर नॉर्मली देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। ठीक है, मैंने कहा था इस तरह से जब भी कोई रे इस तरह से किसी प्लेन मिरर पे पड़ती है एंड ये वापस रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है ना, तो ये वाला हमारी होगी प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, एंड ये वाली हमारी होगी इंसिडेंट रे, ये वाली हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जहाँ पे हम जो है नॉर्मल इस तरह से ड्रा करते हैं, इसी पॉइंट पे जो सेंटर में इसका और इसका इक्वल जो होता है आपस में होता है। ठीक है ना, इक्वल कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ से ये 30 डिग्री है तो यहाँ से भी ये 30 डिग्री होगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि कोई हमारे पास रे है वो इस तरह से पड़ रही है मिरर पे, 90 डिग्री नीचे आ रही है। अब कह रहा है कि इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है कितना बनाएगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके साथ बनता है, देखिए ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, मगर ये 30 डिग्री पे पड़ी थी एंड यहाँ पे नॉर्मल के साथ इसने इस साइड भी 30 डिग्री पे गई। अगर ये 90 डिग्री पे इसी नॉर्मल पे नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है सीधी वापस जाएगी, तो एंगल बीच में कुछ बना नहीं, तो एंगल बन रहा है यहाँ पे 0 डिग्री, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 0 डिग्री बनेगा। You might have seen the word ambulance. एम्बुलेंस आपने देखा होगा, जो इन्वर्टेड वर्ड में उल्टा लिखा रहता है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस इस तरह से लिखा होता है एन। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से आपको एम्बुलेंस लिखा नजर आता है। ठीक है, एम्बुलेंस उल्टा हुआ, उल्टा एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस जो है वर्ड उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक, इन्वर्टेड करके क्यों लिखते हैं, हॉस्पिटल वैन टू इन फ्रंट ऑफ इट इज एज एम्बुलेंस, इट फॉलोज द फिनोमेना ऑफ, इसके अंदर कौन सा फिनोमेना होता है। ठीक है, देखिए एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखते हैं ताकि जब प्लेन मिरर के अंदर, जो गाड़ी के अंदर जो मिरर होता है, जब ड्राइवर यहाँ से देखेगा इस शीशे में पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो ये वाला उल्टा उसको सीधा दिखेगा, इस तरह से उसको दिखेगा। एम्बुलेंस पे उल्टा इसलिए लिखा रहता है, ठीक है ना, ताकि जो मिरर में देखेगा आगे वाला बंदा उसको लगे कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसको सीधा दिखेगा। मगर ये राइट वाला लेफ्ट जो है हो रहा है जहाँ पे, ठीक है ना, उल्टा सीधा हो रहा है, दायां जहाँ पे बायां हो रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये प्लेन मिरर के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन, जो हम कर चुके। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जब एक रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर 2 सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म एंड ओवम आपस में मिलते हैं, इसको हम सब फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब ये मिल जाते हैं तब इसको हम बोलते हैं जाइगोट। एंड जाइगोट फर्दर जो है सेल्स की डिवीजन होती है एंड बनाते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस ऑफ द सन बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, जो हमारे सन से रेज निकल के आती है एंड हमारा एटमॉस्फेयर उनको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, उनको पकड़ लेता है। ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेड इफेक्ट, ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाइट हाउस इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑलरेडी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका पेपर आज तक का कंप्लीट साइंस का मॉडल पेपर। आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको समझ आया आप तब भी हमें बता सकते हैं कि आपको चीज़ें समझ आई। कहीं पे दिक्कत होगी तो हमारी टीम या मैं खुद उसको पर्सनली जो है रिजॉल्व करता हूँ। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड हम चाहते हैं इस बार आप अपना एग्ज़ाम फोड़ दो। तो चलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय एंड एंजॉय।